वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, स्थानीय प्रशासन जिसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी शामिल है, नगर पालिकाओं और पंचायत जो भी ग्राम पंचायत वगैरह है, उनसे संबंधित प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो आरएस की परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, प्री हो, या व्याख्याता परीक्षा हो, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रिट, या पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, कॉलेज लेक्चरर, कोई भी परीक्षा हो पीटीटी से संबंधित या बीएसटीसी की, हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और विभिन्न जो पिछले कई सालों में इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, प्रश्नों के साथ में उसकी जहाँ जरूरत है उसकी व्याख्या भी बताऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है कि माउंट आबू में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कब की गई। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 पूछा गया था। माउंट आबू में प्रथम नगर पालिका, यानी पूरे राजस्थान में सबसे पहले माउंट आबू में की गई थी स्थापित, तो वो कब की गई थी? 1886, 1868, 1964 या 1864 में? तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, यानी 1864 में माउंट आबू में स्थानीय जो नगर पालिका की स्थापना की गई थी। अब इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूं कि ब्रिटिश शासनकाल में 30 दिसंबर 1687 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय द्वारा जारी रॉयल चार्टर के तहत 29 सितंबर 1688 को मद्रास नगर निगम का गठन या उद्घाटन किया गया था। तो पूरे भारत में देखा जाए तो सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना है वो मद्रास में की गई थी 1688 में। और उसके सदस्यों को, इसके जो प्रथम मेयर थे वो नेथलियम एगिंसन बनाए गए थे, और इसके सदस्यों को प्रारंभ में एल्डरमैन कहा जाता था, और 1919 में इनका नाम बदलकर काउंसिलर्स कर दिया गया। तो भारत में अगर पूछा जाए तो 1688 में, और अगर राजस्थान में पूछा जाए तो 1864 में स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नगरीय जो भी स्वशासन की संस्था है, यानी स्थानीय शासन की संस्था जो है, वो राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? और ये भी प्रश्न है, जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन है, इसके चार ऑप्शन है: महानगर निगम, नगर परिषद, नगर निगम या नगर पालिका। तो चारों में से आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सा ये लागू नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया एक, यानी महानगर निगम। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि तीन प्रकार के जो स्थानीय निकाय है, जिसमें संविधान का अनुच्छेद 243 क्यू, या हिंदी में अगर कहें तो 243 थ है, उसमें इनका वर्णन है। और 74वां संविधान संशोधन देश भर में निम्न स्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है। अब होता होगा कि 73वां संशोधन है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित, और 74वां है वो शहरी निकायों से संबंधित है। अब इसमें तीन स्तरीय व्यवस्था कौन से हैं? एक तो नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ जो ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकाली प्रक्रिया में है, वहाँ नगर पंचायत। अब अलग अलग स्टेट्स में कुछ नाम थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, इनका गठन किया जाएगा। दूसरा है नगर परिषद, यानी नगर परिषद का गठन है वो छोटे नगरों में किया जाएगा। उसके बाद में नगर निगम, नगर निगम का गठन है वो बड़े नगरों में किया गया है। तो ये इस तरीके से था। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? छावनी बोर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी स्थानीय निकाय या एक अलग से प्रशासन है, और ये कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया। इसके अलावा कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है नसीराबाद, माउंट आबू, जोधपुर या बाड़मेर। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना है, तो इसका सही आंसर है एक, यानी नसीराबाद में। थोड़ी सी इसमें डिटेल बता दूं मैं आपको कि छावनी मंडल, यानी छावनी मंडल की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहां छावनी में सेना रहती है। देश में इस समय 62 यानी 62 छावनी बोर्ड है, जो संपूर्ण देश में बिखरे हुए हैं, और इन्हें कंटोनमेंट बोर्ड या जोन भी कहा जाता है। और राजस्थान में केवल नसीराबाद, जो अजमेर जिले में स्थित है, में सैनिक छावनी है, वो स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल की स्थापना की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था? ये भी ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। कौन सा अनुच्छेद 73वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था? इसमें जो ऑप्शन है 243 से लेकर के 243 क्यू, 243 से लेकर 243 टी, 243 से लेकर 243 जेड ए, और 244 से लेकर के 244 पी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका सही आंसर है 243 से लेकर 243 क्यू। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 क्यू तक को 9वें भाग में, अब कई बार भाग भी पूछा जाता है, आगे भी प्रश्न आएगा और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है,
तो 9वें भाग में के रूप में जोड़ करके 11वीं अनुसूची में के अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपको एक तो अनुसूची याद रखनी है, 11वीं अनुसूची, 9वां भाग, और अनुच्छेद है 243 से 243 क्यू, और संविधान संशोधन 73वां है, 73rd है। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? अब जैसे यही प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया, तो भाग 9A, ये जैसे RS परीक्षा 2015 में पूछा गया था प्री में, तो इसके ऑप्शन है भाग 9A, भाग 9B, भाग 8 और भाग 9। कौन सा भाग है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो अभी इसी प्रश्न में, इससे अगले वाले प्रश्न में आपने डिस्कस किया था, तो इसका सही आंसर हो गया 4, यानी भाग 9। 76वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 क्यू तक को 9वें भाग के रूप में शामिल करके इसमें 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न हमारा है, पंचायती राज व्यवस्था है कैसी व्यवस्था है? ये ग्राम सेवक परीक्षा, पटवारी परीक्षा 2016 में भी पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था है तो किसकी है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की है, स्थानीय स्वशासन की है, स्थानीय सरकार की है, या स्थानीय प्रशासन की है? तो जो इसका सही आंसर हो गया 1, यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था है। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। जैसे आपको होता है 3 सूचियां जो होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इसके अलावा अवशिष्ट सूची के रूप में एक अलग भी होती है। अब इन पे अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखें। गवर्नर जनरल और वाइसराय लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का प्रस्ताव देकर देश में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियाद रखी थी। तो आपको नाम याद रखना है लॉर्ड रिपन का, 1882 में, और इसी कारण रिपन को देश में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड रिपन को याद रखना आपको। दूसरा है, राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है, यानी राजस्थान में पंचायती राज ये कब अपनाया गया? तो ये स्टेनोग्राफर परीक्षा, RPSC सेकंड ग्रेड परीक्षा और हिंदी और अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1957, 24 अप्रैल 1993, 2 अक्टूबर 1959 या 15 अगस्त 1958। राजस्थान में पंचायती राज को अपनाया कब गया था? तो इसका सही आंसर हो गया 2 अक्टूबर 1959 को। इसका जो तीसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959 को। अब इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से किया गया था। तो ये इसकी शुरुआत पंचायती राज की राजस्थान से हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, 59 को नागौर के बगदरी गांव से। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? तो इसका आंसर वैसे क्लियर हो गया। ये भी RS परीक्षा में, कांस्टेबल परीक्षा में और सेकंड ग्रेड वगैरह पटवारी में कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो पंचायती राज के सर्वप्रथम जो लागू किया गया था वो राजस्थान से लागू किया गया था। इसके बारे में आपने पहले से देख लिया, इससे अगले वाले प्रश्न में आपने देख लिया। 2 अक्टूबर को 1959 को नागौर जिले में इसकी स्थापना या शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? 243A, 356B, 357 और 243G। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों और अधिकार से संबंधित है? ये LDC परीक्षा में पूछा गया। इसका सही आंसर हो गया 4, यानी 243G। जो मेहता समिति है उसकी अनुशंसाओं के अनुसार भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं को अपनाने वाला राजस्थान है वो देश का पहला और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था। कई बार दूसरे राज्य के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को प्रथम अंगीकार किया? ये भी प्रश्न पुलिस SI की जो परीक्षा थी 2018 उसमें पूछा गया था कि किन राज्यों में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन है राजस्थान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। तो अभी जैसे पिछले प्रश्न अगर आपने ध्यान से देखें तो आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। इसका ऑप्शन है 3, यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम इसकी स्थापना पंचायती राज की राजस्थान में हुई थी, उसके बाद में आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर है? ये जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर है 3, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था अपने राजस्थान में है, जिसमें निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और शीर्ष स्तर पर है वो जिला परिषद है। अगला हमारा प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है? यानी 11वीं अनुसूची जो आपने 9वें भाग में अभी डिस्कस किया था, उसमें कितने विषय है वो पंचायत संस्थाओं को दिए गए हैं? ये RPSC हेडमास्टर परीक्षा में पूछा गया था, PTA परीक्षा में पूछा गया था और विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो पंचायत राज को कितने विषय है वो हस्तांतरित किए गए? तो इसमें जैसे पहला ऑप्शन है 29, दूसरा 30, तीसरा 35 या 37। तो इसका सही आंसर है 1, यानी 29।
इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दूं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए 29 विषय है वो सूचीबद्ध है, जिनमें से 21 यानी 16+5 जो 5 इसमें नए विषय पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो 29 विषय है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन कौन से विषय है या संविधान की अनुसूची में कौन कौन से कार्य है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा इसको विस्तार से बता दूंगा। अब ये एक चार्ट के रूप में अपन देख सकते हैं कि पंचायतों को 29 विषयों पर काम करना या योजना बनाने का अधिकार है, और जिसमें शक्तियों का बंटवारा आपको जैसे मैंने पहले बताया था, केंद्र सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और इसमें कुछ विषय है वो पंचायत संस्थाओं को दिए गए 29 विषय है। अब इसमें कृषि से जुड़े विषय है, जैसे कृषि, भूमि विकास, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन, ईंधन वगैरह। ग्रामोद्योग से जुड़े हुए विषय सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, लघु वन उत्पाद, लघु उद्योग जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वगैरह आते हैं, और इसके अलावा ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग। शिक्षा से जुड़े विषय जिसमें जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, पंचायत स्तर की तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या पुस्तकालय वगैरह। स्वास्थ्य से जुड़े विषयों में स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय वगैरह, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास। ग्रामीण विकास से जुड़े हुए ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, पुलिया, जल निर्माण, जल मार्ग निर्माण या ग्रामीण विद्युतीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा वगैरह, पवन ऊर्जा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सामुदायिक संपत्ति का संरक्षण है। सामाजिक गतिविधियों से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, ग्रामीण बाजार और मेले, और समाज कल्याण से जुड़े विषय है वो जिसमें ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, दुर्बल लोगों का कल्याण जैसे अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण, समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से बंद जो भी व्यक्ति है उनके कल्याण से संबंधित योजनाएं। तो ये 29 विषय। अब इसको पॉइंट वाइज अगर आप देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा बता दूं, हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन ये सारे विषय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं वो इतने सरल नहीं पूछे जाते, सीधे सीधे नहीं पूछा जाते, थोड़ा सा उनको डिटेल में पूछा जाता है, तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो इस सूची में 29 विषय जो पंचायत राज संस्था को दिए गए, पहला है कृषि और कृषि विस्तार, दूसरा भूमि सुधार को लागू करना, चकबंदी, भूमि संरक्षण सुरक्षा, तीसरा लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, वाटरशेड, पानी के बहाव का विकास वगैरह, चौथा है पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, पांचवा मछली पालन, छठा सामाजिक वानिकी, फॉरेस्ट्री, और सातवां लघु वन उत्पादन, आठवां है लघु उद्योग जिनमें कृषि उद्योग उत्पादन को प्रोसेस करने के उद्योग भी शामिल है, नौवां खाद्य ग्रामीण और कुटीर उद्योग, 10वां ग्रामीण आवास व्यवस्था, फिर उसके बाद में पेयजल व्यवस्था, 12वां ईंधन और पशु चारे की व्यवस्था, 13वां है सड़कें, पुल, राजवा या आने जाने के साधन की व्यवस्था करना, 14वां है ग्रामीण विद्युतीकरण जिसमें बिजली की सप्लाई शामिल है, 15वां गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा वगैरह, 16वां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17वां शिक्षा जिसमें प्राइमरी माध्यमिक शिक्षा शामिल है, 18वां पंचायत राज की तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा, 19वां प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, 20वां पंचायत स्तर पर पुस्तकालय, 21वां सांस्कृतिक कार्यक्रम, 22वां मंडियाँ और मेले, 23वां स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें पशु अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी वगैरह शामिल है, 24वां है वो परिवार कल्याण, 25वां महिला बाल कल्याण, 26वां समाज कल्याण जिसमें विकलांग मंदबुद्धि व्यक्तियों के कल्याण भी शामिल है, और 27वां है कमजोर वर्गों के कल्याण विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के कल्याण, 28वां है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और 29वां है सामुदायिक संपत्ति पंचायतों की संपत्तियों की देखभाल और रख रखाव। ये इंपॉर्टेंट विषय थे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्य में जो सादी अली समिति है उसका संबंध किससे रहा है? ये भी आरपीएससी थर्ड ग्रेड परीक्षा 2006 में पूछा गया था। सादी अली समिति, इसका ऑप्शन है पंचायत राज संस्था व्यवस्था के अध्ययन से, सहकारी समिति के अध्ययन से, मुस्लिम समुदाय की समस्याओं के अध्ययन से, या उच्च शिक्षा की स्थिति से के अध्ययन से। तो सादी अली जो समिति उसकी जो स्थापना की गई थी वो पंचायत राज व्यवस्था के अध्ययन से की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि पंचायत राज संस्थाओं के अध्ययन या कर उनमें सुधार हेतु विभिन्न समय समय पर अलग अलग समितियां बनाई गई है, जिसमें 1957-58 में बलवंत राय मेहता समिति, इसलिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बलवंत राय मेहता समिति की गई थी सबसे पहले 57-58 में। उसके बाद में 1964 में सादी अली अध्ययन दल या समिति की गई थी। 1973 में गिरधर लाल व्यास कमेटी, 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में जेवी के राव कमेटी, 1986 में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी, सरकारिया कमीशन भी किया गया था इसके लिए गठन उसको भी, और उसके बाद में 1989 में पीके थुंगन समिति या कमेटी, और 1990 में हरलाल सिंह खर्रा कमेटी का भी गठन किया गया था। तो ये सारी कमेटियां हैं वो पंचायत राज संस्थाओं में सुधार से संबंधित थी। अगला हमारा प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति थी किससे संबंधित थी? ये ग्राम सेवक परीक्षा में पूछा गया। ऑप्शन है पंचायत राज संस्थाओं पे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे, ग्रामीण विकास पे, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे। तो ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया कि बलवंत राय समिति जो है
तो जिसका ऑप्शन है ये समुदाय, ये इसमें पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया। तो ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है ग्राम सभा का गठन होता है। ये भी आरएस परीक्षा में, पुलिस वगैरह सब में पूछा गया है। ग्राम सभा में कौन कौन आते हैं? पहला है पंच, सरपंच मिल, उप सरपंच मिलकर। दूसरा, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता। तीसरा है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य। और चौथा है पंचायत समिति क्षेत्र के सभी मतदाता। अब आपको कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें दो ऑप्शन में आप क्लियर होते हैं लेकिन दो में कंफ्यूजिंग की स्थिति रहती है। तो आपको अच्छी तरह से देखना है कि ग्राम सभा का गठन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है, यानी ग्राम सभा में ग्राम पंचायत क्षेत्र के जितने भी मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य है, जो भी 18 साल से ऊपर है या जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सारे ग्राम सभा मिलकर के सारे ग्राम सभा का गठन करते हैं। तो इसमें पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत सर्कल के लिए एक ग्राम सभा होगी और जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे, यानी जो मतदाता होंगे वो सारे इसके सदस्य होंगे। अगला हमारा प्रश्न है ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी होती है? गण पूर्ति यानी कोरम जो होता है वो कितना होता है? ये भी सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है। कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, या कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग। तो कोरम है ग्राम सभा का, उसका आंसर है तीसरा यानी 10वां भाग। पंचायत राज संस्था अधिनियम 1994 की धारा 8F के अंतर्गत ये गणपूर्ति के संबंध में बात की गई, जिसमें कहा गया है कि कुल सदस्य संख्या के 10% यानी 10वां भाग के प्रतिशत होगी और जिसका कार्य होगा ग्राम विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन और उनका मूल्यांकन करना। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? ये भी आरएस परीक्षा में पूछा गया है। कौन सा नियम या अधिनियम संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो ये अधिनियम दिए हुए हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। पहला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996। तीसरा है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999। और चौथा है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों में का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। तो प्रश्न था कि कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर चौथा है, यानी कि राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम 2011 है उसमें। अब इसमें थोड़ी व्याख्या मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 में राजस्थान में ग्राम पंचायत सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी। और संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम 5% या 10 सदस्य इनमें से जो भी कम हो की उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर मान लो ग्राम सभा की बैठक हो रही है, उसमें सरपंच उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हो, ये सेकंड ग्रेड वगैरह में उद्योग निरीक्षक परीक्षा में भी पूछा गया है। तो इसमें इसके ऑप्शन है खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ, ग्राम सेवक, इसको ग्राम विकास अधिकारी अभी बोला जाता है, ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, या कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना गया हो। तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका चौथा आंसर सही है, यानी कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के जो सदस्य है वो उसको एक तरह से सेलेक्ट करें। तो इसके व्याख्या थोड़ी बता दूं कि ग्राम सभा की 4 बैठकें पहले तो वर्ष में जो अनिवार्य रूप से होती है वो 26 जनवरी, 1 मई मजदूर दिवस को, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस को और 2 अक्टूबर गांधी जयंती को होती है। और इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है, उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा, और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित जो भी सदस्य होते हैं उनके बहुमत से निर्वाचित सदस्य के द्वारा की जाएगी। तो ये नियम है। अगला हमारा प्रश्न है किस वर्ष में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया? तो ये काफी इसका जो पहला ऑप्शन है 1953, 1935, 1963 और 1936। तो अब जैसे इसकी थोड़ा सा मैं डिटेल में दे दूं तो राजस्थान पंचायती अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में वर्णित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1953 को पारित किया गया था और जिसे 1954 में अधिनियम का स्वरूप दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संविधान संशोधन 1992 से है? पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिकाएं, नगर दल विरोधी कानून, या चौथा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य। तो 73वां संविधान संशोधन वो जुड़ा हुआ है पंचायती राज संस्थाओं से। तो ये इसका आंसर हो गया कि 73वां संविधान संशोधन 1992 है। उसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 243 को 90 भाग के रूप में जोड़ करके 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। एक तो ये 243 के अंतर्गत तो चुनाव आयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और इसके अलावा अनुच्छेद 243 आई
जब आई को आपको याद रखना, तो आई को मतलब इनकम से जोड़ दें, वित्त से जोड़ दें, तो इसके तहत वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए और पंचायतों को जो भी वित्त गठन करने के लिए या उनको धन आवंटित करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो राज्य वित्त आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो 243 आई का मतलब इनकम यानी वित्त से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो पटवारी, सरपंच, उप सरपंच या ग्राम सेवक, जिसको ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक असत्य है जिसका पता कि ये पटवारी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। पहला प्रश्न ऑप्शन है, सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। तीसरा, सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है। और चौथा है, सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन और अभिलेख उपलब्ध करवाता है। इसका आंसर है कि चारों विकल्प जो सही है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था पटवार परीक्षा में। अगला हमारा प्रश्न है, ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है। कोई भी ग्राम सभा में संकल्प पारित करना, तो उसका कितना आवश्यक है, तो ये भी प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा में पूछा गया था। तो ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, ग्राम सभा के सदस्यों के मतों का 2/3 बहुमत, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले जो ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत, या ग्राम सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो प्रश्न था कि ग्राम सभा में किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए क्या संख्या आवश्यक है, तो इसका आंसर है सही है तीसरा, यानी कि बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। जो भी सदस्य उपस्थित है और मत दे रहे हैं उनमें बहुमत होना चाहिए, और बहुमत का मतलब हो गया कि आधे से एक अधिक। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर किया था। इसमें जो भी स्थानीय निकायों के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनके जो पात्रता का प्रावधान किया गया था। कुछ पात्रताएं कौन कौन सी थी, ये आरएस परीक्षा में पूछा गया था। एक तो उनके घर में शौचालय होना चाहिए, जिला परिषद की सदस्यता के लिए बीए की डिग्री आवश्यक है, पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, और सरपंच के लिए क्रमशः 8वीं कक्षा, और अनुसूचित क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण आवश्यक हुए। अब ये चार जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक जो भी ऑप्शन गलत है, तो अब इसमें जैसे 1 3 4 सही है, 2 4 सही है, 1 2 सही है, या 1 3 2 3 4 सही है, तो इसका सही आंसर हो गया पहला, यानी 1 3 4 सही है। यानी पहला जो सही है कि उनके घर में शौचालय होना चाहिए। दूसरा ये जो है ये गलत है, जिला परिषद की सदस्यता के लिए बीए की डिग्री आवश्यक नहीं है, इसके बारे में आगे बता दूंगा। इसके अलावा 10वीं पास होना जरूरी है पंचायत समिति के लिए सदस्यों के लिए, और सरपंच के लिए सामान्य के लिए 8वीं, और अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 5वीं पास, ये प्रावधान किया गया। तो उसके बारे में वर्तमान क्या स्थिति है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब जैसे इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल बता दूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2015 में राजस्थान विधानसभा में 27 मार्च 2015 को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और शौचालय अनिवार्यता संबंधी विधेयक पारित किया था, और राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर सरपंच के चुनाव हेतु 8वीं पास और जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 10वीं पास होना आवश्यक कर दिया था। ये था आ गया क्योंकि आगे बताऊंगा। अनुसूचित क्षेत्रों के जो सरपंच उसके लिए 5वीं पास होना आवश्यक था। अतः अब जिला प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान सभी का 10वीं पास होना जरूरी हो गया था। और राज्य सरकार ने 8 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर प्रावधान किया कि चुनाव के जो भी प्रत्याशी है उनके घर में कार्यशील शौचालय होना चाहिए, और आज भी ये नियम तो लागू है। उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच में नहीं जाना चाहिए, तो ये नियम है। अब क्या चेंज किया गया वो मैं आपको बता दूं कि तो वर्तमान में जो राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं या स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तय की गई जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी, उस अनिवार्यता को हटा दिया है। यानी कि ये प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको शैक्षिक योग्यता को हटा दिया है। बाकी शौचालय वाला अभी लागू है। तो जो 10वीं 8वीं पास का जो नियम था वो अब वर्तमान में लागू नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, पंचायत राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर और संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को चयन कीजिए, पहचानिए। ये आरएस में पूछा गया। तो जैसे क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश में, पंचायत यूनियन काउंसिल तमिलनाडु में, तालुका पंचायत गुजरात में, और पंचायत समिति मध्य प्रदेश में। यानी पंचायत राज संस्थाओं का जो मध्यवर्ती स्तर है, तीन जो स्तर है अलग अलग राज्यों में उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण यानी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है चौथा, यानी मध्य प्रदेश में जो पंचायत राज संस्थाएं हैं वो पहले स्तर पे ग्राम पंचायत, दूसरे पे जनपद पंचायत, और तीसरे पे जिला पंचायत। तो मध्यवर्ती स्तर इसका हो गया जनपद पंचायत, जबकि यहाँ लिखा हुआ है पंचायत समिति, तो ये गलत है। जबकि राजस्थान में पंचायत समिति है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे। अब कुछ जो पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेद है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये सारी काम की चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अनुच्छेद 243 है जिसमें ये
परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के संबंध में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 243B में पंचायतों के गठन, 243C में पंचायतों की संरचना, डी में स्थानों का आरक्षण पंचायतों में, और 243E में पंचायतों की अवधि के बारे में वर्णन किया गया, 5 साल की जो भी अवधि है। और 243F में सदस्यों के लिए जो निर्णय है वो है। जी में है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व। एच में 243H में पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने वाली शक्तियां उनकी निधियों के संबंध में है। और 243I जो मैंने पहले बता दिया, वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। और 243J में पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा के लिए प्रावधान है। 243K में पंचायतों के निर्वाचन के लिए संबंधित है। और 243L है वो संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना उससे संबंधित है। 243M में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना। 243N में है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। और 243O में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन इसमें किया गया। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी स्थानीय निकायों से संबंधित। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि राजस्थान से संबंधित या विभिन्न विषयों से संबंधित जितने भी प्रश्न विभिगत परीक्षाओं में पूछे गए उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल करते हुए इस तरह की वीडियो बनाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और अगर आप इसमें किसी टॉपिक पे विशेष रूप से जानकारी चाहते हैं तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको शामिल करने का प्रयास करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।